नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। दूषित पानी को स्वच्छ करने की नई तकनीक और फंगस में मिले जीवनदायक तत्व के अलावा आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति में प्रकाश के महत्व पर। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। CSIR नीरी ने विकसित किया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, दूषित पानी को खेती योग्य बनाने में मिलेगी मदद। भारतीय मौसम विभाग का ताजा अध्ययन, भारत में पिछले दशक में बढ़ा है सर्दियों में तापमान। कैंसर से बचाव के लिए ताजा शोध, वैज्ञानिकों ने फंगस से की कैंसर रोधी तत्व की खोज। और खोज खबर में चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति से कैसे जुड़ा है प्रकाश और क्या है इसका महत्व। और अब खबरें विस्तार से। दिन ब दिन पानी की बढ़ती खपत और जल संसाधनों की कमी का असर खाद्य उत्पादन पर भी पड़ रहा है। ऐसे में अगर प्रदूषित पानी को स्वच्छ कर दिया जाए तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। ऐसा ही उपाय खोज निकाला है CSIR नीरी ने, जिसके वैज्ञानिकों ने इंडो यूरोपियन योजना के तहत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वेटलैंड तैयार किया है। इस वेटलैंड की मदद से घरेलू और फैक्ट्रियों के दूषित पानी को स्वच्छ कर खेती लायक बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पानी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जबकि पानी की मात्रा सीमित है। यही वजह है कि खाद्य उत्पादन पर भी पानी की कमी का सीधा असर पड़ रहा है। पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए वेस्ट वाटर यानी गंदे पानी का इस्तेमाल खेती में किया जाने लगा है। लेकिन गंदे पानी में मौजूद प्रदूषक तत्वों का सीधा असर मिट्टी की उर्वरकता और मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए खेती में इस्तेमाल से पहले पानी का स्वच्छीकरण बेहद जरूरी है। इंडो यूरोपियन योजना के अंतर्गत CSIR नीरी द्वारा एक इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड तैयार किया गया है। इस योजना को वाटर फॉर क्रॉप का नाम दिया गया है, जिसका संचालन CSIR नीरी के इकोसिस्टम डिवीजन की मुख्य वैज्ञानिक और अध्यक्षा डॉक्टर आशा A जुवारकर द्वारा किया जा रहा है। We got one Indo-European project in which the title is Water for Crop, in which one of the tasks is biotreatment of wastewater from agro-food industries and sewage. ये वेटलैंड एक बायोलॉजिकल वेस्टलैंड ट्रीटमेंट सिस्टम है, जिसकी मदद से सीवेज, कारखानों और घरेलू गंदे पानी को स्वच्छ कर प्रतिदिन 2 से 3 क्यूबिक मीटर पानी को खेती योग्य बनाया जा सकता है। पानी को स्वच्छ करने के लिए वेटलैंड में फोटो सिस्टम प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक उत्पादों, सूर्य की रोशनी और पौधों की मदद से प्रदूषित पानी को स्वच्छ किया जाता है। The wetland system which we have constructed here is about 5 meter by 3 meter in dimension, and it consists of mainly sand, soil and gravel to be the filter media. Along with this, we have taken the plants from the particular wastewater where we have taken the wastewater itself. The wastewater which has been treated comes to the outlet or the collection tank. This wastewater after treatment is being used for irrigation. इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड को नागपुर के पंढेर कावड़ा गांव में एक किसान के खेत में स्थापित किया गया है। मुख्य रूप से इस वेटलैंड में 3 टैंक लगाए गए हैं, जिसमें इनलेट टैंक, फिल्ट्रेशन यूनिट और आउटलेट टैंक शामिल है। सबसे पहले गंदे पानी को पाइप की मदद से इनलेट टैंक में इकट्ठा किया जाता है। जब पानी में मौजूद भारी प्रदूषक तत्व नीचे बैठ जाते हैं तो इसे दूसरे यानी फिल्ट्रेशन यूनिट में डाला जाता है और वहां मिट्टी, रेत और पौधों की मदद से पानी से प्रदूषक तत्वों को अलग किया जाता है। पौधों के रूप में टाइफे लैटोफोलिया, वेटिवेरिया, जाइजोनोइड्स और लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि इनकी जड़ों में ऑक्सीजन के विस्तारण और प्रदूषक तत्वों को कम करने की क्षमता होती है। साथ ही ये पौधे रोगाणुओं को भी खत्म करने में मदद करते हैं। आखिर में स्वच्छ पानी को आउटलेट टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जहां से पानी को फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका प्लांट डाला, अभी वो प्लांट में वो पानी फिल्टर करके अभी डाल रहे, तो थोड़ा अच्छा ग्रेड आ रहा। कुछ क्रॉप्स में ये पानी डाल रहे, कुछ क्रॉप्स में रॉ वाटर मटेरियल रॉ वाटर है कि नहीं, वो चालू है। तो इसमें जो रॉ वाटर का है तो उसका ग्रेड कम आ रहा और इसका ग्रेड ज़्यादा आ रहा, जो इसका पानी अपन यूज कर रहे हैं अभी में। और ऊपर उस पानी के अपन पानी से जब वो मिट्टी लगती ये लिखती तो अपने को पैरों में हाथों में खुजली होती थी। इस पानी से कुछ हो नहीं रहा, तो एक अच्छा कारण बन गया इसका। हाल के कुछ वर्षों में वेटलैंड के निर्माण में लोगों की रुचि बढ़ गई है। इसका निर्माण अब तक सिर्फ भारत में किया गया है। ये बेहद किफायती होते हैं, जिसके द्वारा न सिर्फ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखा जा सकता है, बल्कि कम लागत पर ज्यादा मात्रा में पानी को स्वच्छ कर खेती योग्य भी बनाया जा सकता है। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले कुछ दशकों से भारत में ठंड के मौसम में तापमान में वृद्धि हुई है। भारतीय मौसम विभाग के एक अध्ययन के अनुसार दिसंबर से फरवरी तक के मौसम में 1.5 डिग्री सेल्सियस, नवंबर के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस और अक्टूबर के महीने के तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर महीने के आते ही देश के उत्तरी इलाके सर्दियों का सामना करने के लिए तैयार होने लगते हैं, पर उत्तर भारत के लोग धीरे धीरे ये महसूस करने लगे हैं कि अब सर्दियों का मौसम पहले जितना ठंडा नहीं रह गया है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के एक हालिया अध्ययन ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। इस अध्ययन से ये पता चला है कि पिछले कुछ दशकों में देश में ठंड लगातार कम होती जा रही है, जिसके कारण पिछले 100 सालों में भारत में सर्दी के मौसम में गर्मी बढ़ी है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि देश में पहले की तुलना में हर मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन सर्दियों के महीनों में तापमान में ज्यादा वृद्धि हुई है। जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक पिछले कुछ सालों में दिसंबर से फरवरी महीने तक के अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जबकि नवंबर का महीना पहले के मुकाबले 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हुआ है और अक्टूबर महीने के अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। इस अध्ययन के नतीजों से साफ है कि देश के वार्षिक औसत तापमान में करीबन 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। ये तो आंकड़े जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं उनका आप एवरेज निकाला जाता है और उसे फिर ट्रेंड फिट किए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि ये किस वजह से हो रहा है। क्या ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, एरोसोल्स हैं, पोल्यूशन है, या कोई क्लाइमेट में परिवर्तन आ रहा है, या नेचुरल वेरिएबिलिटी है। बहुत से कारण हैं, बहुत सी थ्योरीज हैं। सर्दियों के तापमान में बढ़ोतरी का कारण ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को भी माना जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण के ऊपर परत बना लेती है और तापमान में वृद्धि कर देती है। तो ओवरऑल जो वार्मिंग हुई है या टेम्परेचर जो राइज हुए हैं पिछले 100 सालों में, वो पोस्ट मानसून जो हम नवंबर दिसंबर बोलते हैं या विंटर सीजन जनवरी फरवरी, इन 2 सीजन में ज़्यादा हुआ है। और ये जो इंक्रीज इन सीजन में है वो 1 डिग्री से लेके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज हुआ है। अध्ययन में ये बात सामने आई है कि साल 1901 से देश में औसत तापमान और अधिकतम तापमान हर दशक में बढ़ता ही जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि लगातार तापमान बढ़ने की एक वजह वातावरण में एरोसोल के उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है। इस साल गर्म शरद ऋतु के साथ साथ देश भर में बारिश का मौसम भी काफी खराब साबित हुआ है। खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में खराब बारिश की वजह से मौसमी दाल की फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में वृद्धि की वजह से इस साल खरीफ फसलों के उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है,
जिसकी कटाई जनवरी महीने के आसपास होती है। नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च के वैज्ञानिकों ने फंगस द्वारा कैंसर रोधी तत्व का पता लगाया है। माइक्रोस्कोपस थैलेबोलस नाम के इस फंगस को वैज्ञानिकों ने लार्समन पहाड़ों से खोज निकाला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस फंगस में मौजूद तत्व थैलेबोलन कैंसर कोशिकाओं को विभाजित होने से रोकने में और साथ ही एड्स के इलाज में भी मददगार साबित हो सकता है। फिलहाल शोधकर्ता IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस तत्व के और भी उपयोगी गुणों पर अध्ययन कर रहे हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए वहां जीवन बेहद मुश्किल होता है। लेकिन इन बर्फीले इलाकों में कुछ बेहद असाधारण जीवाणु भी पाए जाते हैं, जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के इलाज के साथ साथ कई और विशेषताओं से लैस होते हैं। इस बारे में नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका और ओशियन रिसर्च इन गोवा के वैज्ञानिक आर्कटिक और अंटार्कटिका में शोध कर रहे हैं, जिसमें ये नतीजे सामने आए हैं। डॉक्टर शिव मोहन सिंह के नेतृत्व में एक दल ने ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के अंदर कैंसर रोधी और एंटी फ्रीज गुणों वाले अद्वितीय अणुओं की पहचान की है। शोध के दौरान थैलीबोलान नामक एक कैंसर रोधी अणु को थैलेबोलस माइक्रोस्पोरस नाम के कवक से अलग करने में सफलता मिली है, जिसे अंटार्कटिका के लार्समन हिल्स में एकत्रित किया गया था। शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं के गुणन को रोकने में सक्षम इन अणुओं का प्रदर्शन किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि थैलीबोलान नाम का अणु प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है और ये HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इन कवकों का प्रयोग न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में किया जा सकता है। NCAOR के शोधकर्ताओं ने इसके अलावा 8 अन्य जीवाणुओं की भी पहचान की है, जिनमें एंटी फ्रीज विशेषताएं मौजूद हैं। इन जीवाणुओं की खोज आर्कटिक क्षेत्र के ग्लेशियरों में की गई है। ये जीवाणु बेहद असाधारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें दुर्लभ एंटी फ्रीज प्रोटीन होते हैं, जिनकी मदद से ये जीवाणु अत्यधिक ठंडे तापमान में भी पानी के हिमांक को कम करने और बर्फ के क्रिस्टल के गठन को रोकने में कारगर होते हैं। शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में ऐसे बैक्टीरिया को बढ़ाने और इनकी कोशिकाओं में से एंटी फ्रीज प्रोटीन को अलग करने में सफलता हासिल कर ली है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये एंटी फ्रीज प्रोटीन क्रायो संरक्षण के क्षेत्र में काफी मददगार साबित हो सकते हैं, खासकर मानव अंगों और लंबे समय के लिए रक्त संग्रहण की दिशा में ये प्रोटीन काफी प्रभावी हो सकते हैं। इन नई खोजों से प्रभावित होकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बेहद ऊंचाई पर स्थित हिमालय के ग्लेशियरों में अनुसंधान को हरी झंडी दिखा दी है, ताकि ऐसे असाधारण गुणों वाले नए जीवाणुओं की खोज की जा सके। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश विदेश में विज्ञान संबंधी हलचलों को जानने के लिए चलिए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। भारत में परमाणु ऊर्जा की क्षमता में तेजी से वृद्धि के विषय पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडिया एनर्जी फोरम की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और आर्थिक मोर्चे पर परमाणु ऊर्जा विभाग के योगदान की सराहना करते हुए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु, परमाणु ऊर्जा फोरम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोडकर और इंडिया एनर्जी फोरम के अध्यक्ष श्री PS बामी समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी अपने विचार रखे। भारत और इंडोनेशिया ने ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अक्षय ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के तहत दोनों देश साल 2030 तक कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा 35% से 29% तक लाने पर सहमत हुए हैं। माननीय उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हालिया इंडोनेशिया दौरे पर जकार्ता में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केरल के इदक्कड़ में किसानों पर नेवलों के हमले के 21 मामले सामने आए हैं। केरल वन अनुसंधान संस्थान के 2 शोधकर्ता E.A. जेसन और सुरेश के गोविंद की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2010 से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस रिपोर्ट के बाद पहली बार ये बात सामने आई है कि नेवलों में रेबीज के मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी संकेत मिलता है कि घरेलू कचरे के अवैज्ञानिक प्रबंधन की वजह से वन्य जीवों में रेबीज का तेजी से प्रसार हो रहा है। अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की ओर से जलवायु परिवर्तन पर प्रसिद्ध पत्रिका नेचर में एक चौंकाने वाला अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन के मुताबिक आर्कटिक महासागर गर्म होता जा रहा है और उसकी बर्फ तेजी से पिघलती जा रही है। शोध के मुताबिक साल 2050 तक आर्कटिक महासागर में बर्फ काफी कम हो जाएगी और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। इस अध्ययन में सन 1850 से सन 2100 तक की स्थिति पर रोशनी डाली गई है। शोध के दौरान मिले सबूतों के अनुसार जो आर्कटिक महासागर पहले बर्फ से ढका रहता था, उसमें साल 2050 तक अतिरिक्त 100 दिनों तक पानी दिखेगा और साल 2070 तक इसमें 22 दिनों की और वृद्धि हो जाएगी। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। पृथ्वी से करीब 250 मील की दूरी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की मदद से अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानव शरीर के क्रिया विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रयोग आसान हो पाया है। इस स्टेशन पर अगले साल तक करीब 400 से भी ज्यादा लोग प्रयोग के लिए जाएंगे और ये स्टेशन कम से कम साल 2024 तक काम करता रहेगा। दिवाली, जिसे हम प्रकाश पर्व भी कहते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश के साथ साथ खुशियां भी लेकर आती है। दिए की जगमगाहट हो या फिर चमचमाती लाइट्स, सभी दिवाली की रौनक को 4 चांद लगाती हैं। सिर्फ दिवाली ही नहीं बल्कि अन्य त्योहारों पर भी हम प्रकाश से अपने घर आंगन को रोशन करते हैं। देखा जाए तो प्रकाश हमारी संस्कृति से प्राचीन काल से ही जुड़ा हुआ है और इसका अपना महत्व भी है। बात करें इस वर्ष की तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट की वजह से ये दिवाली और भी खास हो गई है। आज खोज खबर में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर और बताएंगे आपको प्रकाश और भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में। दिवाली रोशनी का पर्व है और हम सभी जानते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। धरती पर जीवन को संभव बनाने में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और दिवाली के जश्न में भी प्रकाश का अहम योगदान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर धरती पर रोशनी नहीं होती तो यहाँ जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। प्रकाश की जहाँ तक बात है, दिवाली जो है प्रकाश उत्सव है, उसमें प्रकाश किया जाता है, उसके बाद पटाखे भी छोड़े जाते हैं। तो असली में ये अगर हम जाएं पीछे तो ये हिंदुओं के अलावा ये हमारे देश में भी जैन दूसरे अलग धर्मों के लोग मनाते हैं और भारत में ही नहीं विश्व भर में त्यौहार मनाया जाता है। धरती पर करीब 4.5 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत तब हुई जब एक घूमती हुई निहारिका से सूर्य अस्तित्व में आया और उसने थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन फ्यूजन की प्रक्रिया के कारण चमकना शुरू किया। इस तरह धरती पर पानी और हवा की तरह प्रकाश भी जीवन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व बन गया। प्रकाश संश्लेषण से लेकर दृष्टि तक प्रकाश जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े सभी पहलुओं के लिए बेहद आवश्यक है। आदिम काल में लोग अंधकार से बेहद डरते थे क्योंकि इसमें कई छिपे हुए खतरे होते थे, लेकिन आग के आविष्कार के बाद कृत्रिम रोशनी के रूप में लोगों को आजादी व सुरक्षा मिली। यही वजह है कि आदिम सभ्यताओं में सूरज, चांद, आग और प्रकाश के किसी भी अन्य स्रोत को ईश्वर मानकर
उसकी पूजा की जाती थी और प्रकाश को ऊर्जा माना जाता था। आज भी दुनिया के अधिकतर बड़े धर्मों में ये विश्वास बना हुआ है। पर आधुनिक विज्ञान में यह साबित हो चुका है कि प्रकाश वास्तव में विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है और ये फोटॉन के छोटे छोटे पैकेट से बना है जिसे ऊर्जा कहा जाता है। मानव इतिहास का प्रकाश से गहरा रिश्ता है और इसका सबसे आधुनिक स्वरूप है प्रकाश का विज्ञान। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रकाश एक गहरा दर्शन है और इसकी कमी से निराशा, उदासी और अकेलेपन का एहसास होता है। सर्दियों के धुंध भरे मौसम में जब प्रकाश की कमी होती है तो उससे मौसमी अवसाद यानी विंटर ब्लूज का भाव पैदा होता है। प्रकाश से हमारे शरीर में बनने वाले मेलेटोनिन नामक हार्मोन की कमी से ऐसे मौसम में मिजाज बदलने लगता है और इस दौरान नींद और ऊर्जा में कमी आती है, जिससे मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा हो सकती है। सिर्फ दृष्टि के लिहाज से ही नहीं, बल्कि कई अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि प्रकाश थकान कम करने, सतर्कता बढ़ाने, शिशुओं में पीलिया के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई संस्कृतियों में सही समय पर प्रकाश की सही मात्रा और तीव्रता के महत्व को समझा गया है और सूर्य नमस्कार जैसी प्राचीन विधियों के पीछे भी यही वजह है। जो हम दिए वगैरह जलाते हैं तो उसमें वो सिंबल होता है सन का, यानी सूर्य का, जो पृथ्वी पर जो है जीवन के लिए और ऊर्जा देने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो सूर्य का वो, इस स्कंद पुराण में इसका वर्णन भी है कि दीपक जो है उसका पर्याय है। तो जहाँ दीपक की बात हो गई, दीपक और सूर्य, तो प्रकाश जुड़ गया। प्रकाश के साथ अंधकार भी होता है। तो प्रकाश जो सूरज से तो प्रकाश मिलता है, रात में जो अंधकार होता है कृत्रिम प्रकाश हम लोगों ने बनाया। तो प्रकाश और अंधकार का जो खेल ही चलता रहता है। आधुनिक विज्ञान के मुताबिक सुबह की तेज रोशनी हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी के लिए संकेत का काम करती है। प्रकाश की मदद से हमारी त्वचा में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे रक्त और अन्य ऊतकों में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, जो कि शिशुओं में पीलिया के इलाज में कारगर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अलावा अरस्तु, टॉलेमी, यूक्लिड और गैलीलियो जैसे प्रसिद्ध दार्शनिकों ने प्रकाश के महत्व को समझते हुए उसके स्वरूप की व्याख्या की है। आदिम मनुष्यों की तुलना में आधुनिक मानव समाज के लिए अब प्रकाश कोई बड़ा रहस्य नहीं रहा और आधुनिक विज्ञान ने प्रकाश से जुड़ी अधिकतर धारणाओं को स्पष्ट कर दिया है। तो रोशनी तो देखिए, सारे रंग जीवन में रोशनी की वजह से ही है। और अगर आप इसके कल्चरल या सांस्कृतिक पहलू की बात करें तो हर चीज़ में ही प्रकाश जुड़ा हुआ है। यहाँ तो चलिए हम कृत्रिम प्रकाश में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश जब कृत्रिम हो या फिर सूर्य का हो तो उसमें तो ये तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा हमने जो है प्रकाश के स्रोत बंद किए हैं। पर रोशनी जो है हर चीज़ में है। आप डांस ड्रामा को देख लीजिए, फोटोग्राफी जो आप कर रहे हैं उसमें देख लीजिए, बिना प्रकाश के कुछ भी संभव नहीं है। विकसित और विकासशील देश दोनों ही ये बात समझते हैं कि जीवन की बेहतरी के लिए प्रकाश का विज्ञान कितना जरूरी है। इसलिए साल 2015 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो ज्ञान विज्ञान की ये कड़ी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।